हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूँ आपका सीपी सर की क्लास में। स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में आपके सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था और इस पार्ट में हम आपके सेकंड चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक दल के प्रभुत्व का दौर का सेकंड चैप्टर। तो अब देखिए, गुटों में तालमेल और सहनशीलता। कांग्रेस के अंदर एक बड़ी विशेषता थी कि वो विभिन्न गुटों में तालमेल कर लेती और सहनशीलता की भावना भी कांग्रेस के अंदर कूट कूट के भरी थी। पहली बात तो ये कि जो भी आए गठबंधन उसे अपने में शामिल कर लेता है और इस मसले पर ही संतुलन को साध कर चलना पड़ता था। सुलह समझौते के रास्ते पर भी चलना, सर्व समावेशी होना गठबंधन की विशेषता होती है और इस रणनीति की वजह से विपक्ष है वो कठिनाई में पड़ गए। कांग्रेस की एक बड़ी विशेषता थी। आगे चलते हैं। अगर किसी पार्टी का स्वभाव गठबंधनी हो तो अंदरूनी मतभेदों को लेकर उसमें सहनशीलता की भावना ज्यादा होती है, यानी मतभेदों को वो पचा लेती है। विभिन्न समूह और नेताओं की महत्वाकांक्षाओं को भी उसमें समाया जा सकता है। इसी कारण अगर कोई समूह है पार्टी के रुख से अथवा सत्ता में प्राप्त अपने हिस्से से नाखुश हो, तब भी वह पार्टी के अंदर बना रहता है। पार्टी के अंदर मौजूद विभिन्न समूह गुट कहे जाते हैं। अब गुट किसे कहते हैं? जो पार्टी के अंदर विभिन्न समूह होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? गुट कहते हैं। अपने गठबंधनी स्वभाव के कारण कांग्रेस विभिन्न गुटों के प्रति सहनशील थी और इस स्वभाव में विभिन्न गुटों को बढ़ावा मिला, लेकिन अक्सर गुटों के बनने के पीछे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा तथा प्रतिस्पर्धा की भावना भी काम करती थी। ऐसे में अंदरूनी गुटबाजी कांग्रेस की कमजोरी बनने के बजाय उसकी ताकत साबित हुई। आगे चलते हैं। कांग्रेस की अधिकतर प्रांतीय इकाइयां विभिन्न गुटों को मिलकर बनती थी और ये गुट अलग अलग विचारधारात्मक गुट को अपनाते थे और कांग्रेस एक भारी भरकम मध्यम वर्गीय पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। दूसरा दूसरी पार्टियां मुख्यतः कांग्रेस के इस या उस गुट को प्रभावित करने की कोशिश करती। इस तरह बाकी पार्टियां हाशिए पर रहकर भी कांग्रेस की नीतियों को सफल नहीं कर पाती। इसके बावजूद विपक्षी पार्टियां लगातार कांग्रेस की आलोचना करती, उस पर दबाव डालती कि इस क्रम में उसे प्रभावित करती। गुटों की मौजूदगी की यह प्रणाली शासक दल के भीतर संतुलन साधने के एक औजार के रूप में काम करती थी। इस तरह राजनीतिक होड़ कांग्रेस के भीतर भी चली। इस अर्थ में देखें तो चुनावी प्रतिस्पर्धा के पहले दशक में कांग्रेस ने शासक दल की भूमिका निभाई और विपक्ष की भी। इसी कारण भारतीय राजनीतिक इस कालखंड को क्या कहते हैं? कांग्रेस प्रणाली कहते हैं। अब देखिए, जब भारत में पहला आम चुनाव हुआ तो उसमें एक फॉर्मूला अपनाया गया, सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यानी अग्रता ही विजेता। भारत में यही फॉर्मूला लागू किया गया। हमारे देश की चुनाव प्रणाली में सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत को अपनाया गया है। इस प्रणाली के तहत उस पार्टी को सरकार बनाने का न्योता मिलता है जिस पार्टी को अन्य पार्टियों की तुलना में सबसे अधिक वोट मिले हो। ऐसी स्थिति को भारतीय राजनीति में सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत कहा जाता है। अब देखिए, 1952 के जो आम चुनाव थे उनके परिणाम हमारे सामने आ चुके हैं कि 1952 के आम चुनाव के परिणाम क्या थे। भारत में लोकतंत्र सफल रहा, लोगों ने बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लिया। चुनाव में उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला था और हारने वाले उम्मीदवारों ने भी परिणामों को सही बताया। अब ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आज के समय में बात करें तो बहुत सारे नेता ऐसे होते हैं, अगर चुनाव हार जाए तो वो चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाते हैं निर्वाचन आयोग पे। लेकिन उस समय उन परिस्थितियों में भी जो चुनाव हार गए जो लोग, उन्होंने भी स्वीकार किया इस परिणामों को। भारतीय जनता ने इस चुनाव प्रणाली को बखूबी अंजाम दिया और सभी आलोचकों के मुंह बंद कर दिए। चुनाव में कांग्रेस ने 364 सीटें जीती और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अब देखिए, पहले आम चुनाव में 489 में से कांग्रेस को कितनी सीटें मिली है? 364 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली है। दूसरी पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, उसको कितनी सीटें मिली? 16 सीटें मिली। जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। आगे चलते हैं। फिर होता है दूसरा आम चुनाव 1957 में। तो देखिए, हर 5 साल में भारत में लोकसभा के चुनाव होते हैं। तो दूसरा आम चुनाव कब हुआ? 1957 में। 1957 में भारत में दूसरे आम चुनाव में इस बार भी स्थिति पिछली बार की तरह रही। कांग्रेस ने लगभग सभी जगह आराम से चुनाव जीते और लोकसभा में 371 सीटें हासिल की। पहले आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी मिली? 364 सीटें। दूसरे आम चुनाव में कितनी मिल रही है? 371 सीटें। जवाहरलाल नेहरू दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने और केरल में कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव दिखा और कांग्रेस केरल में सरकार नहीं बना पाई। अब देखिए, उन समय जो विधानसभा के चुनाव हुए थे
उनमें भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी किस राज्य में, वो बनी थी केरल में 1957 में। 1957 में केरल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सरकार बनी और मुख्यमंत्री बने थे ई.एस. नमूद्रीपाद। लेकिन 1959 में केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करके केरल की सरकार को बर्खास्त कर दिया और इस फैसले पर भविष्य में बहुत वाद विवाद हुआ। अब देखिए, यहाँ दो बड़े अच्छे प्रश्न हैं। एक तो भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार किस राज्य में कब बनती है, 1957 में कौन सी पार्टी की बनती है, तो कम्युनिस्ट पार्टी की बनती है। और कौन से राज्य में बनती है, तो केरल में बनती है। मुख्यमंत्री कौन बने, नमूद्रीपाद बने। लेकिन 1959 में इस सरकार को 2 साल चलने दिया। कांग्रेस पार्टी ने अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करके वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया और इस सरकार को गिरा दिया। अब भारत के अंदर सबसे पहले अनुच्छेद 356 का प्रयोग है वो इसी समय केरल में हुआ था। आगे चलते हैं। तीसरा आम चुनाव 1962 में हुआ। 1962 में भारत में तीसरा आम चुनाव हुआ और कांग्रेस को इस चुनाव में कितनी सीटें मिली, 361 सीटें मिली है तीसरे आम चुनाव में। और जवाहरलाल नेहरू तीसरी बार भारत के क्या बने, प्रधानमंत्री बने। तो देखिए, प्रथम आम चुनाव में 1952 में हुआ, कितनी सीटें मिली कांग्रेस को, 364 सीटें। दूसरा आम चुनाव 1957 में कितनी सीटें मिली, 371। और तीसरा आम चुनाव हुआ 1962 में और कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, 361। तो आप इनको जरूर याद रखना। अब देखिए, जो भारत के निर्वाचन आयोग के प्रमुख जो चुनाव आयुक्त है उनकी बात करते हैं। तो भारतीय निर्वाचन आयोग के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे। और अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में 15 मई 2022 से भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार है। तो अभी 2023 के अंदर मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, राजीव कुमार है। अब देखिए, कई जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका भी क्या हुआ था, उद्भव हुआ था। विपक्षी पार्टियों का भी क्या हुआ था, भारत के अंदर उद्भव हुआ था। भारत में विपक्षी पार्टियों का गठन हुआ, कई पार्टियों का निर्माण आम चुनावों के पहले हो चुका था। सन 1950 के दशक में विपक्षी दलों को लोकसभा और विधानसभा में नाम मात्र का प्रतिनिधित्व मिला, यानी बहुत कम सीटें मिली। लेकिन इन दलों की उपस्थिति ने हमारी शासन व्यवस्था के लोकतांत्रिक होने की बात को जीवंत जरूर रखा। विपक्षी पार्टियों ने शासक दल की सकारात्मक आलोचना करके उस पर अपना अंकुश बनाए रखा और इन दलों ने लोकतांत्रिक राजनीतिक विकल्प की संभावनाओं को जीवित रखा। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के शुरुआती वर्षों में कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेताओं के मध्य पारस्परिक सम्मान का गहरा भाव था, जो दलगत प्रतिस्पर्धा के तीव्र होने के कारण लगातार कम होता चला गया। अब देखिए, उस समय जो विपक्षी पार्टियां थी, लेकिन उसमें ऐसी चीज नहीं थी। उसमें लोग हैं, जो नेता है, वो एकदम मुद्दों की राजनीति करते थे। एकदम अगर विरोध भी करते किसी पार्टी का तो वो भी मुद्दे आधारित विरोध करते थे। अब देखिए, कौन कौन सी विपक्षी पार्टियां हैं उनकी जरा बात कर लेते हैं। एक पार्टी है जिसका नाम है सोशलिस्ट पार्टी। स्थापना होती है 1934 में। संस्थापक कौन है, आचार्य नरेंद्र देव। और इसका उद्देश्य क्या है, समाजवादी कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा परिवर्तनकामी और समतावादी बनाना चाहते थे। तो आचार्य नरेंद्र देव भी क्या थे, समाजवादी थे। और वो चाहते थे कि कांग्रेस क्या बने, परिवर्तन हो कांग्रेस के अंदर और समतावादी पार्टी बने, समाजवादी पार्टी बने। अब देखिए, एक पार्टी और है, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी, इसको पीआरआई बोलते हैं। और पीआरआई पार्टी है कहां की, मैक्सिको की है। तो इसकी स्थापना होती है 1929 के अंदर और संस्थापक है इसके प्लूटार्को इलियास। और इसका स्वरूप क्या है, मूल रूप से पीआरआई में राजनेता और सैनिक नेता, मजदूर, किसान, अनेक राजनीतिक दलों समेत कई किस्म के हितों का एक समूह था। कौन सी पार्टी, पीआरआई। अब देखिए, उसके बाद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, शॉर्टकट में हम सीपीआई बोलते हैं। सीपीआई की स्थापना कब होती है, 1941 के अंदर इसकी स्थापना होती है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, उनका नाम है के गोपालन। उद्देश्य क्या है इसका, कि देश की समस्या के समाधान के लिए एकमात्र रास्ता कौन सा है, साम्यवाद का है, यानी समाजवाद का है। ऐसी विचारधारा कौन सी पार्टी की है, कम्युनिस्ट पार्टी की। अगली पार्टी है स्वतंत्र पार्टी। स्थापना होती है 1959 के अंदर। संस्थापक कौन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। और इसका चुनाव चिन्ह इसका पार्टी का सिंबल क्या है, चांद और सितारा। इसके उद्देश्य क्या है,
स्वतंत्र पार्टी की विचारधारा पूछे या स्वतंत्र पार्टी का उद्देश्य पूछे तो आपको बताना है कि सरकार अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप करे और इनका मानना था कि राष्ट्र की समृद्धि सिर्फ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के जरिए ही आ सकती है। कहने का मतलब है स्वतंत्र पार्टी कहीं ना कहीं पूंजीवादी विचारधारा में विश्वास रखती थी। अगली पार्टी है जिसका नाम है भारतीय जनसंघ, जिसको हम आरएसएस भी कह सकते हैं, क्योंकि आरएसएस की जो विचारधारा है उसको लेकर ही जनसंघ की स्थापना हुई थी। स्थापना होती है 1951 के अंदर। संस्थापक कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके मुख्य संस्थापक थे और जो अन्य संस्थापक सदस्य थे उनमें बलराज मधोक है और डेडगेवार जैसे प्रमुख जो लोग हैं वो इसके अंदर शामिल थे। उद्देश्य क्या है? इनका मानना था कि भारत को एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ना चाहिए। तो भारतीय जनसंघ पार्टी की विचारधारा क्या थी? एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र। और भारतीय जनसंघ के पहले अध्यक्ष मोहन भागवत बने और भारतीय जनसंघ का मुख्यालय है वो नागपुर के अंदर है। आगे चलते हैं। भारतीय जनसंघ की पृष्ठभूमि देखिए तो भारतीय जनसंघ का मानना था कि देश भारतीय संस्कृति और परंपरा के आधार पर ही आधुनिक, प्रगतिशील और ताकतवर बन सकता है। कहने का मतलब इनका टारगेट था कि हमारे देश में एक जैसी संस्कृति हो, एक जैसी भाषा हो, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। राष्ट्रवाद की भावना प्रबल थी। जनसंघ ने भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाने की बात कही और अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की बात कही। तो ऐसी विचारधारा है कौन सी पार्टी की? भारतीय जनसंघ की। इस पार्टी ने धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को रियायत देने की बात का विरोध किया। जनसंघ ने क्या माना कि धर्म के आधार पर जो अल्पसंख्यक है उनको कोई रियायत मत दो। और भारतीय जनसंघ को प्रथम चुनाव में कुल 3 सीटें मिली थी और दूसरे आम चुनाव में कितनी सीटें मिली? 4 सीटें मिली। और पहली बार इसकी सरकार कब बनती है? जब अटल बिहारी वाजपेयी क्या बनती है? प्रधानमंत्री। और सरकार किसकी बनती है? राष्ट्रीय मोर्चा की बनती है। और आगे चलकर जो आपकी भारतीय जनसंघ है वो किस में शामिल हो जाती है? यानी भारतीय जनसंघ का एक नया स्वरूप आ जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्तमान में हम भारतीय जनता पार्टी बोलते हैं, यानी बीजेपी बोलते हैं। अब देखिए लग याद, हम एक चीज और पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या है, ईवीएम क्या है। देखो वर्तमान चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग होता है। इसके द्वारा मतदाता उम्मीदवारों के बारे में अपनी पसंद को व्यक्त करते हैं। सन 1990 के दशक के अंत में चुनाव आयोग ने ईवीएम का इस्तेमाल शुरू किया और सन 2004 तक संपूर्ण देश में ईवीएम का इस्तेमाल है वो शुरू हो गया। ये बात हमने पहले भी पढ़ ली है। अब देखिए सार्वभौम मताधिकार क्या है? इसका अर्थ यह है कि भारत में जो भी व्यक्ति वयस्क है, एडल्ट है, यानी 18 वर्ष या इससे अधिक आयु का है तो उनको वोट डालने का अधिकार है। इसको क्या बोलते हैं? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार बोलते हैं। तो स्टूडेंट आपने इस वीडियो को, इस क्लास को पूरा अटेंड किया, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।